सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तज्जिया में मैं हूँ अलीना लियास और आज मेरे साथ मौजूद हैं राना ताहिर साहब। अब से कुछ देर बाद हमारे साथ मौजूद होंगे समी इब्राहिम साहब और राजा आमिर अब्बास साहब। ईद ख़त्म हो चुकी है ऑलमोस्ट, और जो बात की गई थी अपोजिशन की जानिब से कि वो तहरीक चलाएंगे, आज के इस प्रोग्राम में कुछ उस हवाले से हम डिस्कस करेंगे। मरियम साहिबा भी काफ़ी खफा हमें नज़र आई, अपोजिशन भी काफ़ी खफा नज़र आई जब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ से मुलाकात नहीं करने दी। फिर इसके साथ साथ प्रोग्राम में आगे चल के बात करेंगे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के हवाले से, कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, रूल्स क्या हैं, और कहा जा रहा है कि पूरे मुल्क में जो है तहरीक चलाई जाएगी वकला की जानिब से, कुछ उसको भी शामिल गुफ्तगू करेंगे। और फिर आसिफ अली जरदारी साहब की भी हाज़िरी है, हमदा शहबाज साहब की भी हाज़िरी है। तो जो आने वाला हफ्ता है वो अपोजिशन के जो बड़े बड़े रहनुमा हैं उनके लिए कैसा होगा। राना साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी राना साहब, क्या देखते हैं आप, अगला हफ्ता जो है वो अपोजिशन के जो बड़े बड़े रहनुमा हैं उनके लिए भारी होगा या हल्का होगा? जी अलीना, शुक्रिया। बात ये है, देखें आपने सही बात की है कि अगला हफ्ता बहुत अहम है। देखिए, सोमवार को आसिफ अली जरदारी साहब की जमानत कबल अज गिरफ्तारी वाला केस लगा हुआ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। उस दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्या फैसला करती है, चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब ने आसिफ अली जरदारी के वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दिए हुए हैं। अब देखना यह है कि 10 तारीख को उनकी अबूरी जमानत में तोसी होती है या जमानत मुस्तकिल तौर पर मंजूर हो जाती है या अदालत अबूरी जमानत की दरखास्त उनकी मुस्तरद करती है। तो ये सूरत हाल किस तरफ जाएगी, ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल होगी। देखें, ये जाली बैंक अकाउंट्स का केस बहुत इम्पोर्टेंट है। नैब का कहना है कि उनके पास आसिफ जरदारी के खिलाफ नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद है। ठीक। और आसिफ जरदारी ही दरअसल मास्टरमाइंड है ये जाली बैंक अकाउंट केस के। अच्छा राना साहब, एक तासुर दिया जा रहा था जब पिछली दफा आसिफ अली जरदारी साहब कोर्ट में आए तो एक तासुर दिया जा रहा था कि शायद इसमें आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं है, बल्कि फरियाल तालपुर साहिबा का बहुत जिक्र हो रहा था। तो कुछ इस तरह आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कोई बचत हो जाएगी आसिफ अली जरदारी साहब की? क्योंकि हमने देखा कि जब पिछली दफा वो हाजिर हुए थे तो बड़ी एसी बंद जो गाड़ियां हैं एसी वाली वहां पर मौजूद थी, बड़ी नफरी थी पुलिस वालों की। तो इस दफा क्या खबरें क्या हैं, बेसिकली अंदर की खबर बताएं ना आप। ये देखें, जहाँ तक मोहतरमा फरियाल तालपुर साहिबा का ताल्लुक है, उनके हवाले से भी नैब वाले कहते हैं कि उनके पास ठोस शवाहिद मौजूद हैं। लेकिन जो इसके हवाले से मेरे पास मालूमात हैं वो ये है कि जाली बैंक अकाउंट्स का तमाम मामला जो है वो घूम फिर के आसिफ अली जरदारी साहब के गिर्द ही घूमता है। ठीक है, समी इब्राहिम साहब ने भी हमें ज्वाइन किया राना साहब, आपकी इजाजत से। जी समी साहब, पहले तो आपको बहुत बहुत ईद मुबारक, और दूसरा ईद खत्म हो गई ऑलमोस्ट, तो आप किस तरह देख रहे हैं ये जो आने वाला हफ्ता है, ये ऑपोजिशन के लिए भारी होगा या हल्का होगा, खासतौर पे आसिफ अली जरदारी और हमदा शहबाज साहब की बात की जाए, और सुना है कि शहबाज शरीफ साहब भी आ रहे हैं? देखिए, अपोजिशन जो है वो पूरा कोशिश करेगी और इस हवाले से उनकी जो प्लानिंग है, दो चीजों को वो इस्तेमाल करेंगे। एक तो उसमें जो वकला है, वो जो रेफरेंसेस का मामला है उसमें सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन उसको लीड करेगी, उनके अपने साथी, और दूसरी बाद में उस पर वो कोई जलसा जुलूस करने की कोशिश करेंगे। और इसमें एक ये चीज हो सकती है, अभी भी हो सकती है या अगले चंद दिनों में, जैसे ये मोमेंटम ये पकड़ेगी या जो अपोजिशन की ख्वाहिश है कि मौलाना फजलुर रहमान जो है, उनकी जो स्ट्रेंथ है, जो मदारिस हैं, उनके जो बच्चे हैं, वो आके इस्लामाबाद में एक भरपूर अपनी ताकत का इजहार करेंगे। तो एक स्ट्रीट पार जो है अपोजिशन वो शो करेगी, उसको करने की वो कोशिश कर रही है। और इसमें जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो इस सारी चीज को बूस्ट अप करने के लिए आ रहे हैं। मरियम नवाज भी इसमें सामने आएंगी। एक अपोजिशन को जरूर धचका लगा, क्योंकि ये इनका प्लान था जनाब आसिफ अली जरदारी साहब का कि जो नैब के चेयरमैन है, नैब को डिसफंक्शनल कर दिया जाए। तो उनका स्कैंडल, उनकी वीडियो ऑडियो और उस हवाले से वो जो सारी गुफ्तगू हुई, इनका ख्याल ये था कि उसमें उन्होंने जब बहुत ज्यादा उन्होंने वो इस्तेमाल भी करने की कोशिश की मीडिया को, लेकिन मीडिया बहुत जल्दी इससे बैकआउट कर गया इस सारी कहानी से। तो नैब डिसफंक्शनल नहीं हुआ, उसकी कार्रवाई जारी है। और अब आपको पता है कि 10 को शायद आसिफ अली जरदारी साहब की पेशी है और 11 को हमजा शहबाज साहब की पेशी है। तो आसिफ अली जरदारी साहब के मामले में तो सारे जो दलाइल है वो हो चुके हैं। ये तो अब घंटा सवा की सारी बात है
कि उसके बाद अदालत फैसला सुना भी सकती है, अदालत फैसला रिजर्व भी कर सकती है। और दूसरी तरफ जो हमजा शहबाज हैं उनके हवाले से भी बड़े सीरियस सवालात है। तो ये अगर हमजा शहबाज और जरदारी साहब गिरफ्तार होते हैं, इनकी जमानत अगर नहीं होती, इंटरिम बेल अगर इनकी खत्म हो जाती है, तो फिर ये एक इनको मजीद धचका होगा, बहुत बड़ा धचका होगा। लेकिन इनकी प्लानिंग ये है कि ये जो रेफरेंसेस का मामला है उस पर भरपूर अंदाज में ये पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। एक और मैं आपको बता दूं जिसमें इनको नाकामी हुई है, वो था पीटीएम का मामला। पीटीएम के मामले पर ये इसलिए नाकाम हुए हैं लीना कि वहां पर जो टेलीफोन से बनाई गई वीडियोज हैं उसमें साफ नजर आ रहा है कि मोहसिन दावड़ और अली वजीर ने लोगों को उकसाया, हमला करवाया और उनके पास वेपन्स भी थे, जबकि फौज के जो जवान वहां पर चेक पोस्ट पर सामने खड़े थे, उनके पास सवाए डंडों के और कुछ नहीं था। तो वहां से जो पॉलिटिकल गेन ये लेना चाह रहे थे, वो पॉलिटिकल गेन इनको नहीं मिलेगा, इसलिए कि वहां पर तो पीटीएम पूरी तरह एक्सपोज हो गई कि ये एक प्लान था, एक प्लॉट था कि जिसमें हर तरफ से घेरा तंग किया जाए, छोटे सूबों की तरफ से भी आवाज उठाई जाए, पीटीएम की भी, ताकि तहरीक जोर पकड़े, इसलिए कि वहां पे इलेक्शन आ रहे हैं और ये वहां पर ज्यादा से ज्यादा तादाद में सीट जीतना चाहते हैं। जी अच्छा राना साहब, मुझे एक चीज बताइएगा, अभी समी साहब ने बात की है पीटीएम के हवाले से, मैं चाहूंगी आप इस पे कमेंट करें। उसके बाद राजा आमिर अब्बास साहब ने भी जो है मैं ज्वाइन कर लिया, फिर मैं उनकी तरफ भी आती हूँ। जी अलीना, देखें समी साहब ने बिल्कुल सही बात की है कि ये पीटीएम का जहाँ तक ताल्लुक है ये खेल खत्म हो चुका है। इसमें इनकी कोशिश ये थी, आप देखें बिलावल भुट्टो की तरफ से जिस तरीके से मोहसिन दावड़ और अली वजीर के मामले में शोर मचाया गया, उनके प्रोडक्शन आर्डर की बात की गई, उससे इनकी जहनी सोच की अक्कासी हो रही थी कि ये इनको मुल्की सलामती से कोई दिलचस्पी नहीं बिलावल भुट्टो को और उनके वालिद गिरामी को, क्योंकि वो करप्शन के मुकदमात में फंसे हुए हैं। खुद बिलावल भुट्टो भी करप्शन के मुकदमात में फंसे हुए हैं। अच्छा। उनकी भी नैब में पेशियां हो रही हैं। तो ये सारे के सारे लोग जो हैं ये अपनी करप्शन को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है, उसके लिए दुश्मनी से भी बाज नहीं आते। उसके लिए जो अभी सनी साहब ने बात की है, सदारती रेफरेंस जो आला अदलिया के 2 जजेस के बारे में दायर किए गए हैं कि भाई इनको क्या तकलीफ है, अदलिया ने उसका फैसला करना है। ये जो यौम यकजहती है ये अदलिया के साथ नहीं है, ये जो सुप्रीम कोर्ट बार के सदर कहते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के बार के सदर है या क्या चीज है? ये कौन सी जुबान इस्तेमाल अलीना कर रहे हैं कि जी हम आग लगा देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे? कि भाई आप आइन और कानून की बालादस्ती पर यकीन रखते हैं या आप आइन से बगावत कर रहे हैं? अच्छा, ये मौलाना साहब के बारे में समी साहब ने बात की है कि हो सकता है कि जब वो अपनी तहरीक का आगाज करें तो मदारिस में से जो बच्चे हैं वो भी बाहर आएं, तो जो पीपल्स पार्टी है और नून लीग है वो कहाँ पे स्टैंड करेगी इस सारे इशू में? वो भी उनके साथ शामिल होगी? ये देखिए, मौलाना साहब के भी अपने मसाइल हैं, उनके अकरम दुरानी साहब के खिलाफ भी नैब की तहकीकात जारी हैं। मौलाना साहब के बाद मामला जो है उन पर भी वहाँ फाइलों में देखा जा रहा है। जमीनों की अलाटमेंट के मामला है KPK में, जब अकरम दुरानी वजीर आला थे। तो ये सारी सूरत हाल जो है ना, आज आके मामला एक ही निकलता है, वो है करप्शन बचाने का, और वो अब करप्शन बचती नजर नहीं आ रही। देखें चलिए, राजा आमिर अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे पूछ लेती हूँ। उनकी थोड़ी IFB का इशू आ रहा है, अगर आप लोगों को सवाल करना होगा तो मुझे कहिएगा, मैं उनको कर दूंगी। मुझे बताइएगा, राना साहब का भी ये कहना है कि आप आसिफ अली जरदारी साहब की बात करें, शहबाज शरीफ साहब की बात करें, अब इनकी करप्शन जो है वो बचती हुई नजर नहीं आती। तो तहरीक की बात करें वो तो भूल ही जाए, कोई ऐसी तहरीक तो रुक नहीं चलने वाली, बल्कि हो सकता है कि इनकी गिरफ्तारियां हो जाएं। देखिए, बात यह है लीना कि ये जो तहरीक है या ये जो तमाम मोमेंटम वो बना रहे हैं, अब लोगों को वो लाना चाह रहे हैं, मोबिलाइज करना चाह रहे हैं रोडों पे। जहां तक इस इकट्ठे इनकी ग्रैंड अपोजिशन की बात है, तो जब तक ये अपने इजलास होटलों में, सरीना में, किसी के बंगले में, किसी अब तो रमज़ान चला गया, किसी अफ्तार डिनर में, तब तक तो वो लीडरशिप या वो लोग इकट्ठे होंगे। लेकिन जब अवाम की बात आएगी तो हम देखना शुरू करते हैं कि जब मियां नवाज शरीफ और उनकी बेटी पहली दफ़ा लंदन से आए तो अवाम नहीं निकली और अवाम ने कहा कि जनाब इनके अपने बच्चे तो लंदन में बैठे हैं और ये करप्शन के लिए केसेस भुगताने आ रहे हैं, तो हम क्यों निकलें। इसी तरीके से बाद में एक और मौका आया तो हमने देखा, जब उसमें भी कोई जिस दिन ये जा रहे थे मियां साहब गिरफ्तारी देने, तो कोई इतना बड़ा हजूम नज़र नहीं आया। अब दोबारा से ये अवाम को ये कह रहे हैं, एक तरफ तो अवाम का इन्होंने नारा लगाया
कि हम गुर्बत के और महंगाई के लिए रोडों पे आएंगे। लेकिन उसके साथ साथ अगर आप इनकी तमाम तकारीर देखें तो तकारीर चाहे वो असम्बली में हो, चाहे वो किसी भी प्लेटफॉर्म में हो, तो इन्होंने नैब के काले कवानीन, जेल और चेयरमैन नैब, इसके अलावा कोई और इशू नज़र नहीं आ रहा। तो ऐसे में लोग जब ये देखेंगे कि इनकी अपनी लीडरशिप एक एक दो माह लंदन में घूमती है, रोड्स पे मज़े से वॉक करते हैं और यहाँ के अवाम को इस जुलाई की गर्मी में बाहर निकालेंगे, तो कोई ऐसी मोमेंटम इस लिहाज से नहीं होगा। लेकिन इससे अगर इनका ये ख्याल है कि ये कोई नैब को प्रेशराइज कर लेंगे या अदालतों पे किसी किस्म का प्रेशर आएगा, वो कतन नहीं होगा। अदालतें अपना कोर्स उसी तरीके से समझ नहीं आ रही है। एक तरफ अपोजिशन की तरफ से राजा साहब ये कहा जा रहा है कि वो महंगाई के खिलाफ बाहर आ रहे हैं, दूसरी तरफ जो इस वक्त सिचुएशन है रेफरेंस के हवाले से जो वकला की तरफ से ऐलानात किए जा रहे हैं, ये इसके ऊपर आप क्या बात करेंगे, क्या सोचते हैं इस हवाले से? क्या दो चीज़ों को इस तरीके से मिलाना चाहिए? देखिए, वकला का इंटायरली इससे डिफरेंट इशू है, ऑल्दो के अपोजिशन उसको कनेक्ट करने की कोशिश कर रही है। और मुझे बड़ी हैरानी होती है कि आज से चंद 6 माह पहले या साल पहले यही लोग थे और अदलिया को कहते थे कि वो 5 वो बुतों जो बैठे हुए हैं और पता नहीं खलाई मखलूक, और इन्हीं के बारे में लिखते थे कि जी कहते थे कि फ़ैसले कहीं और से होते हैं, और बड़े बेतहाशा जिसमें इन्हें कॉन्टेम्प्ट्स भी हुई, सज़ाएँ भी हुई। आज वो अदलिया का एक सामने रख के उसके पीछे छुप के अपने आप को इश्यूज़ को लेके आना चाहते हैं। जहाँ तक रही वकला की बात, तो वकला के पास ये इशू है कि जी आया इस किस्म के रेफरेंसेस, अभी हमें इल्म नहीं कि उस रेफरेंस में क्या आता है, चीफ जस्टिस उस पर क्या एक्शन लेते हैं। तो आई बिलीव के लेट्स सी फॉर 14th कि चीफ जस्टिस और अदालत उस पर क्या एक्शन लेती है, उसमें से क्या उभर के सामने आता है। तो इस स्टेज पे 14 से पहले उस पर कोई इस किस्म की राय देना शायद फिजिबल ना हो कि लेट्स सी सुप्रीम कोर्ट आया नोटिस इशू भी करती है, नहीं करती, और अगर करती है तो किन ग्राउंड्स पे करती है। और हमने देखा कि हालिया एक जज लाहौर के बड़े सीनियर थे, उन्हें फारिग भी किया गया, उनका भी यही एलिगेशंस था कि उनकी प्रॉपर्टीज थी जो उन्होंने डिक्लेयर नहीं की थी। तो लेट्स वेट एंड सी कि ये किस तरफ ये रेफरेंस जाता है। समीर साहब, जो अगर आप राय की बात करें, राय तो कोई भी नहीं दे रहा, ना मैं दे रही हूँ ना कोई और दे रहा है, बल्कि वकला की जानिब से जो है हम देखते हैं आए दिन कोई ना कोई स्टेटमेंट आ जाती है। आप इसके ऊपर क्या कहेंगे? ये बहुत सेंसिटिव इशू है। देखें राजा आमिर साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि जो ये सारा प्रोसेस है, अगर हम उसको देखें कि जो हर इदारे की अकाउंटेबिलिटी का एक तरीका है, ठीक है, आर्मी के अंदर अपना इरादा है, ब्यूरोक्रेसी के अंदर अपना एक तरीका है उनका, लेकिन ये जो जजेस की जो अकाउंटेबिलिटी, सिवाय इसके कि गवर्नमेंट जो है वो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में एक रेफरेंस भेजे और फिर सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल है जो इंतहाई कॉम्पिटेंट और सीनियर मोस्ट जजेस पर मुश्तमिल है कि वो उस पर फैसला करें, इसके अलावा तो कोई कानूनी रास्ता नहीं है। और जरा थोड़ा सा इस पर भी कमेंट कर दीजिए कि बुनियादी तौर पर ये जो हुकूमत का रेफरेंस है हुकूमत की तरफ से, ये कोई वर्डिक्ट नहीं है, ये कोई फैसला नहीं है, चंद सवाल हैं, चंद एतराज हैं जो हुकूमत समझती है कि उनका जवाब चाहिए, और उसका जवाब आइन और कानून में सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ही दे सकती है। तो फिर ये जो सारा मामला है, इसमें इतना जो शोर शराबा है, ये इसकी फिर क्या वजह है कि अगर एक चीज कानून और आइन के मुताबिक हो रही है तो वकला हजरात क्यों वाविला कर रहे हैं? क्या जजेस जो हैं ये अकाउंटेबिलिटी से बालातर हैं, इनसे सवाल नहीं किया जा सकता, या कोई और तरीकाकार होना चाहिए? नहीं, देखिए बात यह है कि वावेला आप ये तमाम वकला शायद इस वक्त नहीं है, और हमने देखना ऐसे है कि जैसे मैंने अभी भी कहा कि 14 को पता चले कि उस रेफरेंस के अंदर है क्या, कौन सी वो प्रॉपर्टीज़ हैं, किस स्टेज पे नहीं डिक्लेयर की गई। जैसा मैंने आपसे कहा कि ऑलरेडी सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के सामने उनका अपना हालिया एक फ़ैसला मौजूद है, जिस फैसले में उन्होंने लाहौर के जो जज थे, सीनियर जज थे, उन्हें फारिग किया, और उन्हें फारिग इसी ग्राउंड पे किया कि उन्होंने प्रॉपर्टीज़ डिक्लेयर नहीं की थी, ऑफशोर कंपनीज थीं, और उसमें वो एक्सप्लेन नहीं कर सके, जिसके नतीजे में उन्हें एक इस्तीफ़ा देना पड़ा, रिज़ाइन करना पड़ा। तो अगेन आई वुड से कि 14 से पहले इट्स टू अर्ली टू से कि उस रेफरेंस से क्या बाहर निकलता है। सुप्रीम कोर्ट उसमें नोटिस करेगी, देखेगी कि चलाना है नहीं चलाना, अटॉर्नी जनरल को बुलाती है नहीं बुलाती। तो इस स्टेज पे थोड़ा सा
वेट एंड सी की मेरे ख्याल पॉलिसी ज्यादा बेहतर है। मेरे ख्याल में समी साहब भी यही कहना चाह रहे हैं कि ऑलरेडी अभी पता भी नहीं है उसने चलना है या नहीं चलना, लेकिन इसके बावजूद भी बयानबाजी हो रही है, तो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के अपने कोड ऑफ कंडक्ट भी होंगे, उस हवाले से क्या कहते हैं? जी समी साहब, ओवर टू यू। अलीना, एक मेरा सवाल है और राजा आमिर इससे बात सही, वो क्योंकि वकील हैं और वो मैं देख रहा था, ये अगर सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में रेफरेंस चला जाता है राजा साहब, तो फिर जो उसकी कॉपी है रेफरेंस की, उसके लिए एक जजेस का कोड ऑफ कंडक्ट भी है। सदर पाकिस्तान को लेटर लिखना, क्या ये कोड ऑफ कंडक्ट में आता है कि कोई भी जज सदर पाकिस्तान को डायरेक्टली लेटर लिखे? चीफ जस्टिस जो है वो मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट की अपनी एक हायरार्की है और चीफ जस्टिस भी है। मेरे ख्याल उन्होंने थ्रू रजिस्ट्रार या रजिस्ट्रार को कॉपी की है। अदरवाइज अगर किसी के बारे में ये हो कि रेफरेंस आ गया है और वाकई ही रेफरेंस आ चुका है, तो जो भी दूसरी साइड है, ये कानून कहता है कि उसको उसकी कॉपी दी जाए। उसके खिलाफ जो एलिगेशंस हैं, अगर उन्हें नहीं मुहैया हुआ, और डेट भी 14 की फिक्स हो गई थी गालिबन उसके एक आध रोज बाद, तो ये तो एक कानूनी राइट है किसी भी शख्स का कि उसके खिलाफ अगर कोई चार्जशीट है तो उसे उसकी कॉपी या नकल दी जाए, और अगर नहीं मिली तो वो उस फोरा को जो कि ये कह रहा है कि जनाब हम, बिकॉज वो यहाँ पे एज ए जज नहीं लिख रहे, वो लिख रहे हैं कि जी मेरे खिलाफ एक शिकायत आई है, एक रेफरेंस आया है और मैं इसमें सफ़र कर सकता हूं, तो मुझे उसकी कॉपी दें। आई डोंट बिलीव कि इसमें कोई ऐसा इशू होगा, क्योंकि मेरे ख्याल में उसका सबसे बड़ा जो रीज़न है वो ये शायद ये बात कर रहे हैं, इस तरफ इशारा कर रहे हैं जो मीडिया ट्रायल किया जा रहा है, उस तरफ शायद उनका इशारा है, बिकॉज हर बंदा उसको डिस्कस कर रहा है, जबकि इसके ऊपर बड़ी वाजे जो है इंस्ट्रक्शंस भी शामिल हैं। बिल्कुल अलीना, मैं समझता हूं कि मीडिया को इसमें बड़ा केयरफुल होना पड़ेगा और बहुत इसको तरीके से चलाना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक कुछ नहीं हुआ, अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने कुछ, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने, तो हम अगर ऐसे जजेस के बारे में ये बातें करना शुरू कर दें और कि जनाब उनके खिलाफ ये है, ये प्रॉपर्टीज हैं, ये फलाने साल में ले गया, तब वो ये थे तब नहीं थे, तो ये चीज़ें बड़ी एहतियात से, और ये जो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की ये होती है तमाम कार्रवाई, ये भी इन कैमरा होती है, तो वी शुड नॉट स्पेकुलेट कि जनाब अब ये हो जाएगा या ऐसे हो जाएगा या ये किसी वजह से किया जा रहा है, तो वेरी केयरफुली हमें देखना है और उसके बाद कोई बात करनी है। अच्छा, एक और चीज मेरा सवाल अलीना, मेरा सवाल रह गया था, लाइन ड्रॉप हो गई थी। मैं ये कह रहा हूँ, अगर आप मुझे सुन रहे हैं, अगर राजा साहब इस पे कमेंट कर सकें कि कोई भी जज डायरेक्टली सदर पाकिस्तान को खत लिख सकता है। सुप्रीम कोर्ट की एक हायरार्की है, चीफ जस्टिस मौजूद हैं, उनके इदारे के सरबराह हैं और वो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के भी सरबराह हैं, तो जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो इजाजत देता है कि कोई भी जज जो है वो सुप्रीम सदर पाकिस्तान को डायरेक्ट लेटर लिखे, बजाय इसके कि वो अपने चीफ जस्टिस साहब से इस मामले पर बात करें। देखिए, अगर तो कोई सुप्रीम कोर्ट का मैटर है या कोई सुप्रीम कोर्ट के ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव इशू हैं या सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पे कोई इशू है, ऑब्वियसली वो डायरेक्ट शायद ना लिख पाए, लेकिन जहां पे मामला सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का है और ये कहा जा रहा है कि आपके खिलाफ रेफरेंस गवर्नमेंट ने फाइल कर दिया है, मीडिया उसको भरपूर कह रहा है, तो गालिबन ऐसी स्टेज में, क्योंकि वो एज ए सुप्रीम कोर्ट का फोरा नहीं, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को वो कह रहे हैं कि बताया जाए, तो और वहाँ पे वो आया है, तो वो उसमें कोई ऐसा मुझे इर्रेगुलरिटी नजर नहीं आ रही। राणा साहब, देखिए गुजारिश ये है, राणा साहब जी, राणा साहब, मोहतरम जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने सदर ममलिकत को जो 2 खतूत लिखे वो मीडिया तक पहुँचे, वो मीडिया तक कैसे पहुँचे? उन रेफरेंस भी डिस्कस हो रहा है, राणा साहब वो भी बताएं। आपको खत लिखे गए वो मीडिया तक पहुँचे। अब देखें, क्या ये नहीं होना चाहिए कि अगर हुकूमत ने रेफरेंस, सदर ने रेफरेंस भेज दिया, सदर ने तो उनके खिलाफ रेफरेंस भेजा है, अब वो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल से रजू करते हैं कि जी मुझे इसकी कॉपी दें या मुझे इसके बारे में बताया जाए, वो तो सारी सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की कार्रवाई है। तो उन्होंने बराह रास्त जो जज साहब ने सदर ममलिकत को खत लिखे, इसकी कानूनी पोजीशन क्या है? और दूसरा देखें, सवाल ये पैदा होता है कि वो खत काजी फाइज ईसा, आपने जैसे कहा ना कि सुप्रीम लिखा खत, तो उन्होंने बतौर जज का सुप्रीम कोर्ट ही लिखा है ना, उन्होंने जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की हैसियत से ही खत लिखे हैं, और वो खत मीडिया तक कैसे पहुंचे?
देखिए, वो जज तो होते हैं, लेकिन जैसे आपने नोट किया है कि एक कोई मॉनिटरिंग जज है तो वो डायरेक्टली किसी जगह लिखता है, एक जज होता है कि जो किसी मुख्तलिफ उसके कोर्ट्स का इंचार्ज होता है, वो उस कैपेसिटी में लिखता है। यहाँ भी वो सुप्रीम कोर्ट की वर्किंग के बारे में ख़त नहीं लिख रहे, या कोई सुप्रीम कोर्ट की ऐसी वर्किंग जो चीफ जस्टिस या सीनियर प्यूनी जज उसकी हो, वो लिख रहे हैं कि मेरे खिलाफ सदर ममलिकत ने एक रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेजा है, तो बीइंग एन एग्रीव्ड पर्सन मुझे उसकी कॉपी बताई जाए। अगर कॉपी नहीं भी है तो कम से कम ये अफर्म किया जाए कि आया कोई ऐसा रेफरेंस है या नहीं। तो ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, लेकिन एक और सवाल भी था जो राना साहब ने भी किया है और शायद समी साहब ने भी किया है, वो ये है चाहे रेफरेंस हो या ये खतूत हो, ये दोनों इस वक्त मीडिया पे है, इस पर डिस्कशन भी हो रही है, बल्कि बहुत से लोग जो है इस पर बातें भी कर रहे हैं। मैं चाहूंगी कि आप इस पर जरूर कमेंट करें कि ऑलरेडी एक जो रेफरेंस है वो इस तरह पब्लिक हो जाना, उसका मीडिया में डिस्कस होना, फिर लेटर्स का भी मीडिया में डिस्कस होना, और ये कौन कर रहा है, कुछ इस हवाले से भी बताइएगा। लेकिन प्रोग्राम में वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। राना साहब, खबरें ये आ रही हैं कि शहबाज शरीफ साहब ने हसन हुसैन के साथ मुलाकात की है। अब उस मुलाकात की क्या वजह हो सकती है? या तो वो नहीं ये कह रहे हो कि भाई तुम लोग आ जाओ, या फिर ये कह रहे होंगे कि अब्बा जी को वापस ले जाओ या पैसे दे दो। ये रीना, देखें बात ये है कि वो अपना चचा जो भतीजों के साथ मुलाकात करके मेरा ख्याल है आहोजारियां ही कर रहे होंगे, और क्या कर रहे होंगे कि जो कुछ उन्होंने किया है वो सामने आ रहा है। मेरी गुजारिश सुने, बात ये है रीना कि ये कोई अब ढकी छुपी बात नहीं, पाकिस्तानी कौम जान चुकी है कि ये लोग करप्शन में मुलव्वस हैं। आप देखें कि जब अदालत उज़्मा ने पनामा लीक्स में फैसला दिया और नवाज शरीफ को वजारत उज़्मा से फारिग किया गया, उसके बाद उन्होंने अपनी साहबजादी के साथ जो जीटी रोड पर तमाशा लगाया था, अवाम ने उसको मुस्तरद कर दिया। कितने लोग निकले उनके लिए। फिर जब ये जंज कोट लखपत जेल गई अभी पिछले दिनों, तो कितने लोग उस जंज में शरीक हुए थे। जब नवाज शरीफ जैसे लेकर गए, जैसे दुला जा रहा है कि भाई वो एहतसाब अदालत से उन्हें सजा हुई है, वो कैद के लिए जा रहे हैं कोट लखपत जेल, और ऐसे ले जाया जा रहा। उसमें भी अहले लाहौर ने बिल्कुल शिरकत नहीं की। ईद वाले दिन भी नहीं मिलने दिया अब्बा हजूर से जी, ईद वाले दिन भी नहीं मिलने दिया अब्बा हजूर से मरियम साहबा को। ईद वाले दिन भी अब्बा हजूर से नहीं। अब्बा हजूर कोई अनोखी चीज नहीं है। जो पाकिस्तान का कायदा कानून बाकी कैदियों पर लागू होता है, वही पंजाब हुकूमत ने माजी में उन्हें बहुत रियायतें दी। इसके बावजूद उन मुलाकातों में होता क्या था? उन मुलाकातों में होता यह था, प्लानिंग होती थी कि ईद के बाद एहतजाज कैसे करना है, क्या करना है, किस किस से मिलना है, किस किस को क्या पैगाम देना है, किसके साथ इज़हारे यकजहती के लिए करना है। ये सारा काम वो उन मुलाकातों को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। तो अब जो कायदा कानून के तहत उनकी मुलाकातों का दिन मुकर्रर है, उस दिन लोग जाएंगे। अच्छा, सही साहब, शहबाज शरीफ साहब क्यों वापस आ रहे हैं? क्योंकि कुछ लोगों का ये कहना था कि वो अपने भाई से नाराज होके चले गए हैं, उनके ऊपर केसेस भी हैं, वो वापस नहीं आएंगे क्योंकि उनको पता है कि अगर वो वापस आएंगे तो उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी। तो फिर आने की वजह क्या है? मैं बिल्कुल, ये बड़ा वापस उन्होंने वो आ रहे हैं इसलिए कि बहुत सारी चीजों को सॉर्ट आउट करना होगा। अभी तक भी बिहाइंड द सीन जो कोशिशें हैं वो भी चल रही। लेकिन ये दो तरह की पॉलिटिक्स है। एक हम देखते हैं सरफेस पे, जिसमें हुकूमत मुखालिफ नारे हैं, जिसमें एक पूरी कैंपेन नजर आ रही है। एक है बिहाइंड द सीन, दोस्तों को इन्वॉल्व करके मफाहमत का रास्ता जो है उसको खुला रखा हुआ है कि जी ठीक है, शराइत पे बात हो रही है, ये हम कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये हमें रियायत दे दें। तो उसके लिए उनकी शटलिंग होनी है। उस थोड़े अरसे के बाद उन्हें फिर दोबारा बाहर आना पड़ेगा अगर वो पाकिस्तान आ रहे हैं तो इसलिए वो अपनी जमानत का और वो दूसरा रास्ता खुला रखना चाह रहे हैं, ताकि जिस मौके पर भी कुछ भी उन्हें करना पड़े वो उसके लिए आए और आ जा सकें, और इसलिए वो उनकी वापसी है। लेकिन राजा आमिर अब्बास, मेरा आपसे सवाल है, ब्रेक पर जाने से पहले माफी चाहता हूं, मैं सेंसिटिव इशू है। 2 खत लिखे जस्टिस काजी फायद ईसा ने। एक खत की तो समझ आ गई, आप फरमा रहे हैं, दुरुस्त है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के हवाले से था, उनके बारे रेफरेंस में था, वो उन्होंने खत लिखा। लेकिन जो दूसरा खत है उसके मंदरजात जो सोशल मीडिया पे, अगर वो सही है तो
उसमें तो उन्होंने बड़े वो सवालात किए हैं कि उन मंदरजात को अगर हम देखें कि क्या उस पर रेफरेंस फाइल हुआ, क्या उस पर रेफरेंस फाइल हुआ। तो मैं पर्टिकुलरली जो दूसरा उनका लेटर था, मैं उस पर बात कर रहा हूँ कि ये कोड ऑफ कंडक्ट के जुमरे में कहीं आप समझते हैं आएगा? देखिए समी साहब, जब तक अभी तक हमें कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है इन लेटर्स की, अनलेस एंड अनटिल ऑथेंटिसिटी ना आ जाए, तो मैं रिफ्रेन करूंगा कि जस्टिस फायज ईसा साहब के बारे में या किसी भी जज के बारे में कोई ऐसी बात करूं अभी तक ना कि जनाब कोई इनके खिलाफ कोई कोड ऑफ कंडक्ट। देखिए वो काहे को तरदीद करें, बात तो यह है कि मीडिया ने केयरफुली इसको लेके चलना है। अगेन आई वुड से कि 14 तक हमें ज़रूर वेट करना चाहिए। 14 को एक दफ़ा देखें कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जो कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के वो है, वो क्या एक्शन लेते हैं, एंड देन अकॉर्डिंगली हम किसी भी लेवल पे होंगे कि कोई बात कर राजा साहब नहीं, आप राजा साहब, मैं बिल्कुल कतई तौर पे वो क्या फैसला करते हैं, रेफरेंस के क्या मंदरजात हैं, वो हम उस पर बात ही नहीं कर रहे। नाम करेंगे इसलिए कि वो एक इन कैमरा सेशन है, आपने कहा, मैं इस हवाले से तो बात ही नहीं कर रहा। ये मैटर हट गया उससे। एक सुप्रीम कोर्ट का जज जो है, क्या वो डायरेक्टली सदर पाकिस्तान से बात कर सकता है? मैं ये आप भूल जाएं एक दफा, काजी फायज साहब को भी भूल जाएं, किसी को भी भूल जाएं। वी आर नॉट डिस्कसिंग एनी जज, मैं कोड ऑफ कंडक्ट डिस्कस कर रहा हूं। मैं एक ही मैं बात कर रहा हूं कि क्या कोई जज सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्टली, जबकि सुप्रीम कोर्ट की हायरार्की भी मौजूद है, सदर पाकिस्तान ने अगर कुछ किया हो गवर्नमेंट ने, तो उसके बारे में डायरेक्ट सवाल ये कोड ऑफ कंडक्ट के जुमरे में कहीं आएगा? मैं आप किससे को आई डोंट थिंक सो कि अगर वो जज जो हैं उनके खिलाफ रेफरेंस सदर ममलिकत भेज रहे हैं, रेफरेंस कोई मामूली चीज़ नहीं है, सर्टन एलिगेशंस वो उनके सामने नहीं आया, तो उसके तनाजुर में अगर उन्होंने कोई ख़त लिखा है रेफरेंस के, वो उन्होंने किसी और इशू के हवाले से कुछ नहीं लिखा, तो परहैप्स ये किसी कोड ऑफ कॉन्डक्ट में डायरेक्टली या स्क्वेयरली फॉल ना करे। अच्छा, जब उन्होंने लिखा भी था तो उसमें उन्होंने जिक्र भी किया था मीडिया ट्रायल के हवाले से, इसलिए शायद उन्होंने ये खत लिखा था। उन्होंने कहा था कि इस चीज़ से इज्तनाब करने के लिए उन्होंने ये बात की थी। अच्छा खैर, समी साहब से हम दोबारा रब्ता करने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैं अब आऊँगी उस पुराने वाले इशू के ऊपर, जो ये था कि शहबाज शरीफ साहब के बारे में आप क्या कहेंगे राजा साहब? उनका क्या मुस्तकबिल देखते हैं? समी साहब को ये कहना है उनका आना जाना लगा रहेगा। इस हवाले से भी आ रहा है कि जब वो आएंगे तो कैंपेन में इतना वो पुरजोर नहीं होंगे, वो बातें वो वाली नहीं करेंगे जो उनके भाईजान करते हैं। तो व्हाट डू यू सी? अलीना, मैं समझता हूँ कि शहबाज शरीफ प्योरली पॉलिटिक्स करने आ रहे हैं। आपके इल्म में है कि अभी बजट सेशन होना है, ही इज़ द लीडर ऑफ अपोजिशन, और उनके इल्म में है कि अभी तक उनकी वो जो ECL पे उन्हें हटाने का लाहौर हाई कोर्ट का फैसला था, जिसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया, वो भी पेंडिंग है। उनकी जो ज़मानत हुई थी वो भी अभी तक सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। तो वो इस चीज़ का क्वेश्चन लेते हुए कि ना मेरी ज़मानत कैंसिल हुई है, ना मुझे दोबारा ECL पे डालने का हुक्म सादिर हुआ है, तो वो चाहे 2 रोज़ के लिए आए, 4 रोज़ के लिए आए, अपोजिशन के सेशन में, बजट सेशन में वो अपनी तकारीर करके, अपनी सियासत करके उसी दिन भी दोबारा वापस जा सकते हैं, नेक्स्ट डे भी। तो ठीक हो गया ना? हाँ, लेकिन नैब को चाहिए कि अब उन्हें कल से अदालतें अगर खुलती है तो एक अर्जेंट एप्लीकेशन लगाए कि जनाब चूंकि ये मैटर है सुप्रीम कोर्ट के पास है, उनका ECL वाला, तो जब तक उसका फैसला नहीं हो जाता, तो अगर वो पाकिस्तान आते हैं तो फिर कम से कम उसके फैसले तक उन्हें रोक दिया जाए कि वो दोबारा से बैरून मुल्क ना जा सके। फैसला भले से जो सुप्रीम कोर्ट दे दे कि ECL पे रखना है, नहीं रखना, लेकिन जब तक वो मेन फैसला नहीं आता, इन्हें मुल्क से बाहर ना जाने दिया जाए। तो ये एक ऐसी मूव है कि जो नैब को समझ में आनी चाहिए और उसे करनी चाहिए। क्या मतलब अभी तक उन्हें समझ में नहीं आ रहा है, आप ये कह रहे हैं, और उन्होंने अभी तक इस हवाले से कुछ काम नहीं शुरू किया? अब अगर वो अपने मशवरे वो गूगल वाले प्रोसिक्यूटर से ले रहे हैं तो शायद उन्हें ये समझ में नहीं। गूगल वाला प्रोसिक्यूटर कौन है राना साहब नैब में? देखिए, बात ये है, मैं अलीना अर्ज करूं, राजा साहब ने बड़ी सही बात की है कि शहबाज शरीफ साहब इस वक्त जो सूरत हाल है, तकनीकी फायदा उठाने के लिए वो पाकिस्तान आ रहे हैं, लेकिन वो नैब को चाहिए कि उनके खिलाफ जो दूसरे केसेस पेंडिंग है, उनके हवाले से जो दूसरी इंक्वायरियां चल रही हैं, उनके हवाले से भी पेशरफ्त करे और अपना जो है तैयारी करके उनके जमानत के खिलाफ जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में, जैसे राजा साहब ने कहा कि उन्हें एक और दरखास्त देनी चाहिए, ये कानूनी तरीकेकार नैब को फौरी इख्तियार करने की जरूरत है। तो दूसरी मेरी गुजारिश अलीना ये है कि देखें, इस वक्त ये सारी सूरत हाल जो बनाई जा रही है ना, आला अदलिया के मौजूद जज साहबान के खिलाफ
भारतीय रेफरेंसों के मामले को ऑपोजिशन जो है वो अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाहती है, और वो इसमें वही इफ्तिखार चौधरी साहब वाला काम करना चाहते हैं कि जी सियासी जमातें और बाहर के कुछ लीडरान जो है मिल जाएं। तो ये देखें, मैं आपको बताऊं, आइन की खिलाफ वर्जी का नोटिस लिया जाना चाहिए। जो शख्स ये कहे कि जी हम अदालतों को ताले लगा देंगे, क्या ये आइन से बगावत नहीं है अलीना? ये किसने हक दिया है कि वो अदालतों को ताले लगाए? अब अगर सुप्रीम कोर्ट बार का सदर ये कहे कि जी हम अदालतों को ताले लगा देंगे, तो मैं समझता हूँ वकला बरादरी को भी इसका नोटिस लेना चाहिए कि अमानुल्लाह साहब को इसलिए तो सदर नहीं बनाया गया कि वो ये कौन सी अदलिया की बालादस्ती या अदलिया की आजादी की बात कर रहे हैं कि ये कह रहे हैं हम अदालतों को ताले लगा देंगे। तो अब वक्त आ गया है। लेकिन अगर वो ये बात कर भी रहे हैं राणा साहब, तो बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे वकील हैं जो उनके साथ नहीं खड़े हुए। उन पर देखें तौहीन, मेरी राय में उन पर तौहीन अदालत ही नहीं, वो आइन से बगावत के मुर्तकिब हो रहे हैं, ये कह करके जी हम अदालतों के अंदर आग लगाएंगे, रेफरेंस को हम अदालतों को ताले लगाएंगे। तो ये कोई छोटी बातें नहीं है। ये वक्त आ गया है कि इन बातों का नोटिस लिया जाए और ऐसे लोगों के देखें जो अदालतों को ताले लगाने की बात करें, मैं समझता हूँ कि ऐसे लोगों को तालों के अंदर बंद करना चाहिए। ठीक है राजा साहब, मैं चाहूंगी कि आप इसी पे कमेंट करें, बिकॉज जो राणा साहब ने बात की है कि अगर आप इस तरह के कमेंट करते हैं ताले लगाने वाली या रेफरेंस को आग लगाने वाली, तो ये तो तौहीन अदालत के ज़िम्मे में ही आता है ना। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के वो सदर होते हुए उन्हें यकीनन इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि हम एक वकला कम्युनिटी हैं, हम कोई ऐसी तंजीम नहीं है कि जो इसने सड़कों पे जाके या कानून से हट के कोई बात करनी है। हमने जो भी बात करनी है विद इन द पैरामीटर्स ऑफ लॉ करनी है। जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि हमें 14 तारीख तक वेट करना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट के जो सदर हैं उनके इल्म में होगा कि इसी किस्म का रेफरेंस पहले आ चुका है, एक जज साहब रिज़ाइन कर चुके हैं, तो फिर आप क्या उसमें जस्टिफिकेशन देंगे? तो वी हैव टू बी वेरी सेंसिबल। थोड़ा सा इस किस्म के असल में अगर तो थोड़ा सा एहतियात को दामन हाथ में है, और कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं हर उसमें कि जो थोड़े बहुत किसी के कहने पे, किसी के बहकावे में, किसी के कुछ लेने देने में आ जाते हैं, और फिर वो जो कानून से हट के बातें होना शुरू हो जाती हैं। आई बिलीव के जो सेंसिबल जो वकला है। अच्छा, लास्ट कमेंट में लेना चाहूंगी समी साहब आपसे, मुझे ये बताइएगा, बड़ा मुख्तसर सा सवाल का जवाब दीजिएगा समी साहब। वो ये है कि जो रेफरेंसेस हैं या ये जो रेफरेंस है और जो खतूत हैं वो कैसे मीडिया पर आ जाते हैं? फिर तो मीडिया ट्रायल इनडायरेक्टली उन्हीं लोगों की तरफ से हो रहा होता है अपना। देखें बात यह है कि मीडिया में चीजें आ जाती हैं, रिपोर्टर्स का यही काम होता है, मीडिया चीजें निकाल लेता है। हर वक्त ये जरूरी नहीं होता कि जिसके पास लेटर उन्होंने खुद लीक किया हो। दो तरह के होते हैं, कुछ तो जो अथॉरिटीज हैं वो खुद इंफॉर्मेशन अपने सिलेक्टेड लोगों को दे देती हैं, और कुछ कॉम्पिटेंट रिपोर्टर्स होते हैं अपने सोर्सेज से वो चीजें निकाल के ले आते हैं। अगर तो आप सिर्फ उनको इंफॉर्मेशन के तौर पर चीजें आ जाती हैं तो पूरी दुनिया में मेरा ख्याल है इसको कोई बुरा नहीं समझा जाता। लेकिन अगर आप टिल्ट देना शुरू कर दें और वाकई किसी की आप उससे पगड़ी उछालना शुरू कर दें, उसको आप किसी को बेइज्जत करने के लिए उसको बुनियाद बना लें, वो नहीं होना चाहिए। बाकी लोगों का हक है कि उनके पास इंफॉर्मेशन आनी चाहिए, और जो मीडिया इंफॉर्मेशन दे रहा है ये बड़ा एक जबरदस्त काम है। बहुत बहुत शुक्रिया समी साहब, राणा साहब आपका भी और राजा साहब आपका भी। आज के प्रोग्राम से हम सबको इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।